हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की जो विजन आई इसकी जो मैगज़ीन है सितंबर मंथ की, उसका पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सोशल इश्यूज़ वाला सेक्शन, इसका प्रीवियस पार्ट पे एक पार्ट 1 ला चुकी हूँ और ये जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें। ओके, सो दिस इज़ मी प्रतीक्षा देवांगन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस पार्ट का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। तो पहले क्या हुआ करता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है। अब उससे कौन रिप्लेस कर लिया, नेशनल मेडिकल कमीशन। देखो पहले मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया क्या था, ये एक बॉडी थी, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ को ये रेगुलेट करती थी, ठीक है। तो जो फीस स्ट्रक्चर है ये उसके अंडर आता नहीं था, ठीक है। ये हर ही चीज़ को रेगुलेट करती थी, लगभग ये हर चीज़ में हर चीज़ में इसका फंक्शन था, हर चीज़ को ये रेगुलेट करती थी, ठीक है। तो ये उतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक ही काम मीन्स बहुत सारे काम कर रही थी ये, और ये एक ही बॉडी थी जो कि बहुत सारे काम कर रही थी। बट अब नेशनल मेडिकल कमीशन में क्या है कि इसमें क्या है, अलग अलग बोर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग बोर्ड है, जैसे कि 4 बोर्ड है, ठीक है। तो ये बोर्ड है जो मेडिकल कमीशन की कोई एक पहली बॉडी है। जो पहला बोर्ड है वो किसी दूसरे फंक्शन को रेगुलेट करेगी, सपोज ये फंक्शन 1 को रेगुलेट कर रही है, ये किसी और चीज़ को रेगुलेट कर रही है, ये मेडिकल के एथिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को रेगुलेट कर रही है, ये क्या कर रही है, फीस स्ट्रक्चर को देख रही है, ये कुछ और कर रही है, ठीक है। तो अब नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करेगा, इन लोग को बस सुपरवाइज करेगा। ये जो 4 बोर्ड है ना, इसको सिर्फ सुपरवाइज करने का काम करेगा, ना कि ये खुद भी रेगुलेट करेगा। मीन्स ये खुद रेगुलेट ना करके ये चारों जो बोर्ड हैं उनको बस सुपरवाइज करेगा। तो ये पहली बात, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि जो ऊपर ऊपर से तो समझ में आ ही गया वो आपको, है ना। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये किस एक्ट के अंदर बना था, अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। और नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि अभी 2019 में इसका बिल पास हुआ था, तो किसके अंडर बना है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज रिकमेंडेड बाई प्रोफेसर रंजीत रॉय चौधरी कमेटी, ठीक है। 2015 में इनका रिकमेंडेशन आया था रंजीत रॉय चौधरी कमेटी का। तो ये उससे उसके रिकमेंडेशन से बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इट विल कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स, ठीक है, जिसमें कि चेयरपर्सन होंगे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, अंडर ग्रेजुएट होंगे, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, ICMR के भी डायरेक्टर जनरल्स होंगे, है ना। 5 मेंबर्स होंगे जो पार्ट टाइम होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको इलेक्ट करेगी। अब ये देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो ये क्या करेगी, पॉलिसीज़ फ्रेम करेगी, एसेसिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये उसको एसेस करेगी और एक जगह कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। इंश्योरिंग कंप्लायंस अभी भी स्टेट मेडिकल काउंसिल वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये बस उसे सुपरवाइज करेगी, ठीक है। देखो अभी खुद खुद कुछ नहीं करेगी, ये बस क्या काम करेगी, सुपरवाइज करने का काम करेगी। इट विल फ्रेम गाइडलाइन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीस अप टू 50% ऑफ सीट इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी जो 50% सीट है, ठीक है, मान लो उसमें 100 सीट है, तो जो 50% जो सीट है उसकी फीस स्ट्रक्चर को ये डिटरमाइन करेगा और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, इसके थ्रू। इट सुपरवाइजेज द ऑटोनोमस बोर्ड। तो मैंने बताया ना कि इसमें 4 बोर्ड है, ये उस बोर्ड के फंक्शंस को, ये 4 बोर्ड है, इन चारों बोर्ड के फंक्शंस को बस सुपरवाइज करने का काम करेगी, ना कि खुद फंक्शन करेगी, ठीक है। तो वो 4 बोर्ड कौन कौन से हैं, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ये सारे हैं, ये रजिस्ट्रेशन करने का काम करती है, ये असेसमेंट करने का काम करती है, इंस्पेक्शन करने का काम करती है इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। NMC में ग्रांट अ लिमिटेड लाइसेंस टू अ सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर। अब देखो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, है ना, तो ये क्या करेगी, उसको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, सबको नहीं प्रोवाइड करेगी। ये किसे प्रोवाइड करेगी, जो प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में जो वर्क कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ओके, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें क्या होगा, पहली बात तो इलेक्ट होने के लिए अपना जो एसेट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, इंडिपेंडेंस इन वर्किंग, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे कि जो चेयरपर्सन है या कोई और है, कोई मेंबर है सपोज,
ठीक है। चेयरपर्सन तो खैर वैसे दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता, इसमें एक ही बार इलेक्ट होगा, एक ही चेयरपर्सन होगा और वो दोबारा री इलेक्टेड नहीं हो सकता, ठीक है। बट जैसे जो मेंबर्स हैं उनके, तो वो क्या करेंगे, एक बार जब इलेक्ट हो गए ना, फिर वो उनको दोबारा 2 ईयर का कूलिंग पीरियड मिलेगा, ठीक है। वो 2 साल तक वापस इलेक्ट नहीं हो सकते, 2 साल के बाद हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी री नॉमिनेटेड, चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड कैन नॉट बी री नॉमिनेटेड, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ फंक्शन होगा, पहले क्या करती थी, सारा चीज़ वही करती थी, अब रेगुलेटरी फंक्शन अलग कर दिए जाएंगे और सुपरवाइजरी फंक्शन अलग कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो 4 ऑटोनोमस बोर्ड करेंगे और सुपरवाइजरी फंक्शन जो होगा नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। नॉन ओपेक फंक्शनिंग होगा इसका। बट इसके कंसर्न्स क्या है, देखो पहले क्या होता था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो इसमें लोग रहते थे ना, वो सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, इलेक्ट होके आए रहते थे। बट अब इसमें नहीं है, नेशनल मेडिकल कमीशन में ये नहीं है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट चूज़ करेगी, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करवा सकती है, यहाँ पे अपने तरीके से काम करवाएगी और गवर्नमेंट का ज़्यादा दबदबा रहेगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखो 70% of elected representative in the MCI, they were elected representative in the Medical Council of India, but इसमें क्या है, only 20% है। It was against the federal setup, क्योंकि MCI का जो डिसीजन था वो बाइंडिंग नहीं था। बट इसमें क्या होगा, ये जुरिडिक्शन स्टेट की जुरिडिक्शन को एक्वायर कर सकते हैं। अब लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भी एक कंसर्न है। पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में फुल मीन्स सारे स्टेट को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता था। बट इसमें क्या होगा, ओनली फ्यू स्टेट्स इन रोटेशन विल हैव रिप्रेजेंटेशन, सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। एंड दे कैन रिमूव द चेयरपर्सन ऑन देयर ओन, ठीक है, जब चाहे वो चेयरपर्सन को हटा भी सकती है। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एपलेट बॉडी, सेंटर के पास ये पावर होगा, ठीक है, कमीशन और बोर्ड की पॉलिसी फ्रेम करने का, उसकी पॉलिसी डायरेक्शन को जो सेटअप करने का, है ना। 2/3 ऑफ द मेंबर्स इन एनएमसी आर मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ डाइवर्स स्टेक होल्डर। अब इसमें जो भी मेंबर होंगे उसमें से 2/3 मेंबर क्या होंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे। मीन्स अलग अलग जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो सबको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न है। फ़ी रेगुलेशन, अब ये क्या करेगा, फ़ी आपने बोल तो दिया कि चलो ठीक है, 50% आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फ़ी है वो 50% सीट की फ़ी कौन डिटरमाइन करेगा, किसके रिकमेंडेशन से होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन के रिकमेंडेशन से होगा, ये तो बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, डिस्करेज कर सकता है एंट्री ऑफ प्राइवेट कॉलेज, है ना, दस लिमिटिंग द एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। फ़ी कैप आप कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर आगे क्यों आएंगी, वो उनका तो मेन मोटिव तो प्रॉफिट रहता है ना, प्रॉफिट बेस्ड रहता है, तो वो क्यों आगे आएंगी, है ना। तो बट डिस्पाइट लिमिटेशंस इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी और ये सब इसकी अच्छी चीज़ है। इंश्योर प्रॉबिटी, ठीक है, सिंप्लीफाई प्रोसीजर एंड इन्हेंस द क्वालिटी एजुकेशन, ये सब इसकी अच्छी चीज़ है। प्रोवाइड वाइडर एक्सेस, ओके। वैक्सीन हेसिटेंसी, तो ये क्या होता है, लोग वैक्सीन लेने से हेसिटेट करते हैं, ठीक है। क्यों हेसिटेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वैक्सीन से शायद हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। आज भी आप अगर गांव में चले जाओगे ना, तो वहाँ के लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे वैक्सीन से कुछ ठीक नहीं होता, उल्टा बॉडी को ऐसे आदत पड़ जाती है, ठीक है, तो ज़्यादा वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या फिर ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही है वैक्सीन हेसिटेंसी, लोग इससे डरते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखो इंडिया तो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है। 84% लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है वैक्सीन जो है वो हमारे काम की चीज़ है और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। बट बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता। कोई कंट्री में तो 90% लोग ये मानते हैं कि वैक्सीन से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है वैक्सीन हेसिटेंसी का, ये देखा गया है कि ये अभी इंक्रीज़ हो रहा है इन मैनी कंट्रीज। एंड अल्बानिया रैंक द लोएस्ट विथ रिगार्ड टू वैक्सीन इफेक्टिवनेस, जहाँ पे सिर्फ 14.2%, ये एक बाल्कन कंट्री है, ठीक है, इसको आप मैप में जाके अभी देखिएगा, ठीक है। तो ये अल्बानिया जो है, यहाँ पे सिर्फ 14.2% पीपल है जो कि ये मानते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव है। बाकी जो 86% पीपल ये मानते हैं कि वैक्सीन जो है इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है, वैक्सीन में जो कॉन्फिडेंस रहता है ना लोगों का, वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखा गया है सेवरल कंट्रीज़ में। और मोस्टली कहाँ कहाँ हो रहा है, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया। एज पर द WHO वैक्सीन हेसिटेंसी क्या होता है,
जो मैंने आपको बताया, रिलेक्टेंस और रिफ्यूज़ल टू वैक्सीनेट डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के अवेलेबल होने के बाद भी लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और WHO ने इसे टॉप 10 थ्रेट्स में कंसीडर किया है, ठीक है। तो WHO की एक लिस्ट पब्लिश होती है हर बार, हर ईयर मीन्स, ठीक है, एनुअली एक लिस्ट पब्लिश होती है जिसमें WHO टॉप 10 जो थ्रेट है ग्लोबल हेल्थ के वो पब्लिश करता है, उसमें वैक्सीन हेसिटेंसी भी एक है, ठीक है। अब वैक्सीन हेसिटेंसी इन इंडिया, ऑल्दो इट इज़ नॉट बीन अ कंसर्न इन इंडिया, ठीक है, ये कोई कंसर्न नहीं है इंडिया में, बट सिंस ये देखा गया है कि ये इंडिया में भी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। उसके क्या क्या रीज़न है? लैक ऑफ पेरेंटल कंसेंट, कि कभी कभी क्या होता है चिल्ड्रन को स्कूल में वैक्सीन दिया जाता है किसी चीज़ का, तो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं, पेरेंट्स की मेंटालिटी एक कंसर्न होती है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉमन साइड इफेक्ट मीन्स 2-3 लोग को साइड इफेक्ट हो गया, दैट सेव्स द कम्युनिटी परसेप्शन, कि लोगों को लगता है कि हाँ हमें भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते वैक्सीन को, ठीक है। इन एजुकेशन इनइक्विटीज़ ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ठीक है, इसलिए जो ट्रस्ट रहता है वो डिफाई हो जाता है। कैसे? कि कुछ लोगों को वैक्सीन मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलता वो लोग अपनी कहानी बना लेते हैं, ठीक है, कि ये इफेक्टिव नहीं होता, तो ये भी एक भी कंसर्न है। ये भी इन्फ्लुएंस बाई रिलीजियस सस्पिशन, ठीक है, एंड र्यूमर्स, तो र्यूमर्स तो बहुत बड़ा रीज़न है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलीजियस सस्पिशन भी एक रीज़न है। कैसे? अभी देखा गया इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में कि जब यूपी और बिहार में जब पोलियो वैक्सीन का कैंपेन चल रहा था, वहाँ पे लोगों को फ्री में पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए, मतलब वैसे तो पोलियो वैक्सीन फ्री है, बट वहाँ पे लोगों को पोलियो वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाने के लिए फ्री में मीन्स कुछ दिया भी जाता था उसके बदले, तब भी लोग आना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, तब भी लोग नहीं आते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। इसको कैसे मेजर्स करें, कैसे टैकल करें? सिस्टमेटिक असेसमेंट, तो अभी WHO ने एक टूल भी डेवलप किया था, ठीक है, सिस्टमेटिक असेसमेंट का। WHO ने 2018 में नवंबर में एक ग्रुप बनाया था एक्सपर्ट्स का, ठीक है, मेजरिंग बिहेवियरल एंड सोशल ड्राइवर ऑफ वैक्सीनेशन वॉज एस्टैब्लिश बाई WHO, ठीक है। तो सिस्टमेटिक असेसमेंट के लिए अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से एसेस करें तो इसे ठीक किया जा सकता है। इम्प्रूविंग एंड सस्टेनिंग अपटेक मीन्स जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे डायरेक्ट बात करो, ठीक है, डायरेक्ट बात करो, इनडायरेक्ट बात मत करो, डायलॉग बेस्ड होना चाहिए, डायरेक्टली टारगेट करना चाहिए, किसके थ्रू? हेल्थ वर्कर के थ्रू, और जो लोकल लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनके थ्रू, ठीक है। आशा वर्कर्स आपने सुना होगा, आशा वर्कर्स के थ्रू आप डायरेक्टली अवेयरनेस फैला सकते हो वैक्सीन के बारे में। कम्युनिटीज़ ऑल्सो नीड टू बी एट द सेंटर ऑफ ड्राइवर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ में आप अवेयरनेस फैला सकते हो, ठीक है। नीड टू एड्रेस मिस इन्फॉर्मेशन विथ सोशल मीडिया प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग वैक्सीन डिसइन्फॉर्मेशन, ओके। तो वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो सोशल मीडिया बहुत सारी फेक न्यूज़ के लिए आजकल ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ना, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने की ज़रूरत है वैक्सीन के बारे में जो फैल रही है, ठीक है। अब इंडिया रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। NSO की जो सर्वे हुई थी ना, अच्छा पहले जो था, पहले 2 ऑफिस से, CSO और NSSO, अब ये क्या हुआ है, इन दोनों ऑफिस को मर्ज करके एक नया ऑफिस क्रिएट कर दिया गया है, NSO, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? मॉस्फी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसकी जो सर्वे हुई थी ना, उसमें 75th राउंड की जो सर्वे हुई थी, नेशनल सैम्पल सर्वे, उसमें ये बताया गया है, ये सारे डेटा उसके हेल्थ सेक्टर के बारे में वो सर्वे किया गया था, ठीक है, उसमें ये सारे डेटा निकल के आए। वैसे तो ये डेटा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसे ऊपर ऊपर से देख लो, इसमें 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, कि जो 90% चाइल्ड बर्थ है ना, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी की बात कर रहे हैं, जो 90% है रूरल एरिया में, और जो अर्बन एरिया में कितना परसेंट है? 96%। मतलब रूरल और अर्बन दोनों ही एरिया में जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो 90% प्लस है, ठीक है। ये सोचने वाली बात है थोड़ी, है ना। प्रोफाइल ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या है इसमें? इन्फेक्शियस डिजीज़, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन किसके लिए होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए। देन इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर, देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, इसके बारे में होता है, इससे रिलेटेड होते हैं। इंश्योरेंस कवरेज 14% है रूरल पॉपुलेशन है, जो कि बहुत कम है। 19% है अर्बन पॉपुलेशन में, ये भी अगेन अर्बन होते हुए भी, अर्बन पॉपुलेशन में भी लोग ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर, तो कहाँ से ये क्या सोर्स है? तो इनकम, रूरल में इनकम से 80% होती है और बोरोइंग से 13%, और अर्बन में 84% इनकम से 9% बोरोइंग से, ठीक है, लगभग सेम है ये, इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि ये सेम है करके, ठीक।
अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, 28% ऑफ एजेड पर्सन इन रूरल एरिया जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, और अर्बन एरिया में ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होंगे इंडिपेंडेंट लोग, ठीक है। 33% एजेड पर्सन इंडिपेंडेंट है। अब 97% ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री रिसीव एटलीस्ट 1 वैक्सीनेशन। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो कौन कौन सा स्टेट है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, जहाँ पे फुल इम्यूनाइजेशन होता है। और जो सबसे कम है वो सबसे कम कौन सा है? नागालैंड। ओके, ऐसे आप बना लिया करो, ये वाला चार्ट जल्दी याद होता है। ओके, पुडुचेरी, ठीक है, एंड त्रिपुरा, ये तीनों है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, एपिडेमिक डिजीज़ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2020 का। ओके, इससे पहले अगर ये अमेंडमेंट बिल है तो इससे पहले भी कोई बिल था रहा होगा, है ना। तो इसने रिपील किया है ऑर्डिनेंस को। तो इसके पहले कौन सा बिल था? एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। 1897 मीन्स ब्रिटिश के टाइम का ये बिल था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इसे यूज़ करते थे, ठीक है, किसी डिजीज़ को कंटेन करने के लिए, ये उस टाइम का बिल था, ठीक है। अब इसके क्या क्या की फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है उससे पहले हम देखेंगे अमेंडमेंट्स में क्या क्या दिया गया है कि जो हेल्थ केयर जो सर्विस पर्सोनल है ना, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो लाइफ का जो रिस्क है ना, मीन्स उनको प्रोटेक्शन दी गई है। जो उनके लाइफ को रिस्क में डाल दिया था ना अभी ये कोविड-19 और ऐसे जो भी एपिडेमिक्स आते हैं, उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा रिस्क में रहती है, लोगों से भी और ट्रीटमेंट करने की वजह से भी। जैसे कोविड-19 की ट्रीटमेंट से जो पेशेंट्स हैं उनसे फैलने का डर तो था ही, और लोगों से भी था, क्योंकि अगर किसी को कुछ हो गया तो उनको उल्टा उन्हीं को सुनना पड़ता है ना। तो उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल में? डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर पर्सन डेजिग्नेटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी। क्यों? बिकॉज हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट में। ये वाला स्टेटमेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट था, और इसको याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक्ट ऑफ वायलेंस डिफाइन हुआ है। एक्ट ऑफ वायलेंस किसे किसे बोला जाएगा? जब अगर इसमें इंक्लूड करता है हैरेसमेंट, हार्म, इंजरी, हर्ट, डेंजर टू लाइफ एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़। अगर लॉस और डैमेज हो टू द प्रॉपर्टीज़ तो इसे भी एक्ट ऑफ वायलेंस बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है? ये पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो कितने ईयर का और कितने मंथ से? 3 मंथ टू 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इसमें, और फाइन दिया जा सकता है कितना? 50,000 टू 2 लाख रुपीज़ का। और क्या हो सकता है? इन केस ऑफ ग्रेव अगर हार्म हो तो इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ टू 7 ईयर का हो सकता है, ठीक है। और फाइन कितना हो सकता है? 1 लाख रुपीज़ अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है, ओके। दिस ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें जो पुलिस रहती है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है किसी को, ठीक है। उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, बिना वारंट के किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होती है, ठीक है। एंड दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये कैसा ऑफेंस है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मीन्स अगर कोई डॉक्टर या नर्स बोल देती है कि ये बंदा मुझे हार्म कर रहा है तो बिना वारंट के उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो भी नॉन बेलेबल होगा, ठीक है। एंड दैट पर्सन इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन, ठीक है, उसे कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट एक्सपैंड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन पावर को एक्सपेंड करती है। देखो अब पहले क्या था? 1897 वाले एक्ट में जो था, इसमें क्या था कि इंस्पेक्शन किसे किया जा सकता है? ओनली टू एनी शिप और वेसल, ठीक है, अराइविंग और लिविंग एनी पोर्ट। तो पोर्ट से कोई शिप या वेसल आ या जा रही है, सिर्फ उसी को इंस्पेक्ट किया जा सकता था। बट अब इसे और ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड हुए हैं? बस, ट्रेन, गुड्स व्हीकल, शिप, वेसल तो थे ही, एयरक्राफ्ट ये सब भी इंक्लूड हो गए हैं, ओके। अब ये एपिडेमिक डिजीज़ 1897 वाले एक्ट में क्या था? ये अभी मैंने बताया जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। तो ये कब आया था? जब प्लेग आया था बॉम्बे में 1890s में। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, 1890s का प्लेग। इसी के कारण तो तिलक को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि प्लेग के ही कारण तिलक के किसी फॉलोवर ने अफजल खान का मर्डर कर दिया था, और अफजल खान के मर्डर को जस्टिफाई किया तिलक ने कि जो भी किया हाँ उसने सही किया, इसीलिए तिलक अरेस्ट हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये प्लेग ही उसका रीज़न था, ओके। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आउटब्रेक ऑफ प्लेग के कारण इस एक्ट को लाया गया था, 1897 का एक्ट। इसमें क्या था कि जो
स्प्रेड को कंटेन करने के लिए, ठीक है, इसे बार बार यूज़ किया जाता था। हिस्टोरिकली दिस हैज़ बीन यूज फॉर कंटेनिंग द मलेरिया एंड अदर डिजीज़, ठीक है, ये इस सारे के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए इसे यूज़ किया जाता था, ठीक है। और इसमें क्या है, दिस लॉ ऑथराइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ये पावर देता है रेगुलेट करने के लिए और एक्सेप्शनल मेजर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, मेजर्स ले सकती है, रेगुलेशन ले सकती है फॉर द पर्सन्स ट्रैवलिंग, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है, जो भी ट्रैवलिंग पर्सन है उसका इंस्पेक्शन कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी। और पेनाल्टीज़ हमने तो पढ़ा ही पेनाल्टीज़ के बारे में। हाउएवर इट डज नॉट डिफाइन द टर्म डेंजरस, इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस डिसीज, एपिडेमिक, ये सारे टर्म को ये डिफाइन नहीं करती, ठीक है। ये सब के लिए इस एक्ट को यूज़ तो किया जाएगा, बट ये सारे टर्म्स को ये अभी भी डिफाइन नहीं करती है। दिस एक्ट वॉज अप्लाइड टू स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन जो था, ठीक है, वो किस एक्ट के अंदर हुआ था, तो ये किस एक्ट के अंदर हुआ था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। अभी हमने पढ़ा ना, जो सेंटर है और जो स्टेट है वो दोनों इंस्पेक्ट कर सकते हैं पर्सन की ट्रैवलिंग को और रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो लॉकडाउन में यही तो हुआ था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ट्रैवलिंग को, ठीक है। तो ये किसके कारण हुआ था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के कारण हुआ था। ओके, तो ये हमारी वीडियो का लास्ट स्लाइड था जो कि मैंने अच्छे से डिस्कस किया डिटेल में पूरी वीडियो को। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। और ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूँगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।